नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुपर डुपर बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। ये दूसरा लेक्चर है, रिवीजन, और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पहले 7वां चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। ये इसका रिवीजन लेक्चर है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। इसमें है L=R थीटा वाला रूल। ये रूल कैसे ड्राइव करना था, किस तरह से ये निकला है, ये हमने बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। L=R थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने हमें जो है वो यहाँ पे लेंथ दी हुई है और जो एंगल है वो थीटा के अंदर दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस। हमने उसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो L=4 सेंटीमीटर, थीटा दिया 1/4 रेडियन, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। पीछे जो है वो फार्मूला है L=R थीटा। इसमें से R की वैल्यू निकालनी है, थीटा जाके डिवाइड हो जाएगा, तो R वुड बी इक्वल टू, रेडियस वुड बी इक्वल टू लेंथ ओवर थीटा। ठीक है, तो लेंथ थी 4, जो L हमारे पास दिया हुआ 4 है, जबकि यहाँ थीटा जो दिया हुआ 1/4 है। ठीक है, ये 1/4 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 16 सेंटीमीटर जो है वो इसका रेडियस आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो स्मार्ट सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। वो कहता है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन अ सर्कल इफ द पॉइंट मेक 3.5 रेवोल्यूशन। यानी हमें उसका रेडियस भी दिया हुआ है कि वो 10 मीटर है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि एक पॉइंट है जो कि उसने 3.5 रेवोल्यूशंस जो हैं वो की हैं। तो हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन बच्चों किसके बराबर होती है, सुपर डुपर बच्चों, 2π रेडियन के। ठीक है, तो अब ये 3.5 रेवोल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब हुआ 3.5 रेवोल्यूशंस के लिए इसको 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 रेडियन का जो है एंगल है, और आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल भी दिया हुआ है। आपने दरअसल L निकालना है इसी फार्मूले से, L=R थीटा वाले से। अब वो L=R थीटा हमने यहाँ पे लगाया, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, वो पॉइंट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल L, L=R थीटा। थीटा की जगह आ जाएगा 7π और R की जगह आ जाएगा 10। अब पाई की जगह 22/7, 7 से गया तो 22 इधर बच गया। 22 ये देखें, 7 तो 22 यहाँ बच गया। 22 × 10 220 मीटर जो है उसने पॉइंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.3। अच्छा, 7.3 के अंदर हमने क्या करना है कि उसमें मुख्तलिफ सवाल दिए हुए हैं। इसका हर सवाल का एक एक पार्ट जो रिप्रेजेंटेटिव था वो मैंने आपके लिए इधर सेलेक्ट किया हुआ है, और बाकी का तो हम, ये जाहिर है कि ये रिवीजन लेक्चर्स हैं, इसके अंदर उतनी डिटेल से हम बात नहीं करेंगे जितनी डिटेल में हमने क्लास में की थी। फिर भी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इसकी प्रॉपर रिवीजन हो सके। पहला सवाल वो देखें क्या कहता है। कहता है, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग प्रोट्रैक्टर और फेयर फ्री हैंड रूल, गैस रूल। फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोटर्मिनल विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी। अब हमने क्या किया जी, इसमें जो इसका सेकंड पार्ट सेलेक्ट किया वो है 780 डिग्री का। 780 डिग्री के लिए हमने क्या किया, पहले उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगा लिया, एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर ड्रॉ करें क्योंकि उसने कहा है। तो अब मुझे पता है कि जी 780 मतलब क्या है कि उसने 2 घुमटियाँ खा ली हैं, 360। ठीक है, और आगे फिर उसमें +60 डिग्री जो है ना वो उसने फर्दर मूव किया है, तब जाके 780 होगा। इसीलिए मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और ये इसी तरीके से ये 2 पूरे चक्कर, 2 पूरी रेवोल्यूशंस हैं। 2 रेवोल्यूशंस के बाद ये ऊपर 60 डिग्री का एंगल है। तो ये एक किस्म का 60 डिग्री का एंगल, इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल भी मेरे पास आ गया। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, यानी यहाँ 60 डिग्री का एंगल भी लग गया, और उसके बाद जो है ना ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। कोटर्मिनल एंगल्स क्या होती हैं कि जिनकी इनिशियल रे और टर्मिनल रे एक ही हो। अब ये देखें कि जी इधर एक्स एक्सिस पे भी वही है, वाई एक्सिस पे भी वही है, यही 60 डिग्री का एंगल है, और आफ्टर 2 रेवोल्यूशन इट विल बिकम 780 डिग्री। तो 60 डिग्री इज द पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल, यानी जगह हम यूँ चलेंगे। अब अगर यहाँ से यहाँ तक बच्चों 60 है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको इधर से इधर आऊँ, उल्टा आऊँ, तो ये टोटल एक जो है रेवोल्यूशन में 360 एंगल होते हैं। तो ये 60 बीच में से निकल गया, तो यहाँ से यहाँ जब मैं घूम के वापस आऊँगा इधर, तो वो -300 डिग्री मैं घूम जाऊँगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका नेगेटिव कोटर्मिनल क्या हो गया, -300 डिग्री। ठीक है, अब ये इसके 2 पॉजिटिव और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल हो गए। इसके अलावा भी अगर आपने निकालने हो तो फर्दर इसमें 360 ऐड करते जाएं, और इधर से 360 आप ऐड करते जाएं,
तो आप फर्दर भी निकाल सकते हैं इसके एंगल। लेकिन उसने कहा ही आपको क्या है कि 2 निकालने, कोई से 2, तो कोई से 2 हमने निकाल दिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बच्चों, वो क्या कहता है जी, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट कोऑर्डिनेटल एंगल बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाई। तो आपने बताना है कि जनाब ये 318 डिग्री है, इसके करीब कोऑर्डिनेटल एंगल कौन सा है। कोऑर्डिनेटल एंगल्स कौन से होते हैं? ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, यानी जो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हों दोज एंगल्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटल एंगल्स। अब 318 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ कितना हो गया जी, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो मैंने भी ये लिखा है कि बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब इसका जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने क्या कहा, ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, 8वां भी है, लेकिन 9 जो है वो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। वो कहता है कि जी इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अच्छा जी, तो फिर क्या करें जी, एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल साइड जो है वो उसने पहले कंडीशन लगा दी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। देखिए इसने कहा है कि साइन नेगेटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि साइन नेगेटिव है तो या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो नेगेटिव होता है। ये बात डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं पहले। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो उसने ये कंडीशन लगा दी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है जी, तो उसने कहा जी कि इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan थीटा और सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा की वैल्यू हमने निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया जी, अब पहले देखते हैं जी साइन जो है वो मैंने लिख दिया है सही कि एज साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 गिवन दैट द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सो वेयर वुड बी इट वुड बी इन द इट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर थर्ड में नहीं है तो फिर फोर्थ में ही होगा। ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है जी। अच्छा, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो इसके साथ हमने फिर आगे क्या किया जी, इसके साथ हमने आगे ये किया है कि देखिए कि यहाँ हमने उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ भी कर दिया। ठीक है, इस एंगल को, और थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब साइन है तो उसका मतलब है कि ये उसका साइन है तो परपेंडिकुलर और ये उसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ले लिया और जो है वो उसको हमने यहाँ ले, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का √2 है और ये उसका जो है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मैंने उसको ड्रॉ भी कर दिया। ठीक है जी, अब ये ट्राइंगल मेरे पास बन गई, ट्राइंगल बन गई और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने उसकी क्या निकाल ली जनाब, बेस भी। अब अगर हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, तो फिर तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी निकालनी थी, tan क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है जी, -1, और बेस कितनी है जी 1, -1/1, तो वो क्या आ जाएगा, tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। इसी तरीके से सीकेंट थीटा, तीनों हमारे पास मौजूद हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। सीकेंट थीटा के अंदर हमने क्या किया जनाब कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो वो √2 आ गई, √2/1 यानी √2। इसी तरह कोसिकेंट भी जो है वो क्या आ जाएगा, -√2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास जो मौजूद, क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर उसने कंडीशन लगाई है क्या, वो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर। ठीक है जी, तो इसके 4 पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं, 2 पार्ट मैंने यहाँ आपको करवा दिए हैं। वो क्या कहता है जी, पहला देखते हैं, उसने कहा जी कि tan 30 डिग्री। अच्छा, अब tan 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के लिए पहले बेटा हमें उसकी डायग्राम, क्योंकि उसने प्री कंडीशन क्या है कि आपने टेबल यूज़ नहीं करना, तो हमने पहले 30 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए जो सिलसिला इख्तियार किया था कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक अदद इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें सारी साइडें बराबर हो जाएंगी। अब ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है तो इसके दरमियान रेशियो जो आ जाएगी साइडों में 1-1 आ जाएगी, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस पर्पज हम क्या ले लेते हैं, दोनों साइडों को, इसकी सारी साइडों को 2-2 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये
इक्विलेटरल है तो सारे एंगल 60-60 के हो जाएंगे, और इस एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, ऊपर बचेगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर ये 2 थी तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, 1-1 हो जाएगी, यानी ये वाली जो है हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी। ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि 30 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे डेवलप करते हैं। बहरहाल क्योंकि यहाँ tan 30 डिग्री हमने निकालना है तो इसी tan 30 डिग्री को मैंने उठा के इस तरह से बना दिया ताकि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का हमारे पास आ जाए, ठीक है। अच्छा, और ये जो √3 है ये आपको पता है कि जब हमने 30 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली थी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी बेस भी आपके पास है, हाइपोटेन्यूज भी है। आपने इसका परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लगाया तो ये कितना आ गया √3। इसी ट्राइंगल को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया 30 डिग्री के हिसाब से, तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर आ गया 1, इसी तरीके से इसकी बेस आ गई √3 और इसका हाइपोटेन्यूज है 2। अब आपको पता है कि tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है? tan जो है वो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है जी 1, बेस कितनी है जी √3, ठीक है। तो हमने ना तो टेबल यूज किया ना ही कैलकुलेटर यूज किया, उसकी कंडीशंस भी पूरी हो गई और ये हमने सवाल भी हल कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद अगला जो इसका मैंने पार्ट लिया आपके लिए वो है 8वां पार्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया। इसको देख लें, इसमें क्या कहता है जी tan -9 पाई, रेडियंस के अंदर एंगल दिया हुआ है। एंगल इन जनरल जो है वो मैंने इधर पहले भी बताया है कि उसको कैसे लिखते होते हैं, क्लास में बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि 2k पाई प्लस थीटा, यानी ये जो है क्या चीज़ है कि ये उसने कितने दफ़ा रेवोल्यूट किया है, यानी ये k जो है वो बताएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कि कितनी दफ़ा उसने एंगल जो है वो रिवॉल्व हो रहा है। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखें, अब क्योंकि उसी अंदाज में जो है मैंने इसको ले लिया, मैंने इसको क्या किया -8 पाई अलग कर लिया, पाई अलग कर लिया। अब -8 पाई क्या होता है जी -2 × 4, यानी 8 जो है वो 2 × 4 कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब ये जो है कोऑर्डिनेटल एंगल जो होता है, जो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, खाली tan पाई, इस माइनस के साइन को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। अब जब हमारे पास tan पाई बच गया तो पाई बजाते खुद एक कोऑर्डिनेटल एंगल है। आपको पता है कि पाई = किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री का यहाँ मैंने बनाया भी आपके लिए x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया। तो 180 डिग्री का एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया। यहाँ पे हम सर्कुलर जो था यूनिट सर्कल वाली अप्रोच वो ले लेंगे। ये यूनिट सर्कल जो है ये हमने एक किस्म का ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये पॉइंट कितना आ जाएगा जी, इसकी बेस हम मान लेते हैं जी कि 1। अब ये क्योंकि इस साइड पे आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x जो है वो -1 हो जाएगा, और जाहिर है कि ये क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पे है तो इसलिए y जो है इसमें 0 हो जाएगा। तो ये जो -1 और 0 आए हैं ये हमारे पास यूनिट सर्कल से आए हैं, जो हमने अप्रूव की, पहले प्रूव करके दिखाया मैं आपको क्लास के अंदर। अच्छा, अब क्योंकि ये था tan क्या होता है जी, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना था जी x, परपेंडिकुलर है इधर y, और बेस इसमें क्या है जी x। तो वो क्या हो गया जी 0/1, 0/-1, 0/-1। तो 0/-1 वुड बी इक्वल टू 0। तो tan -9 पाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा बच्चों, ये मैंने पूरी कोशिश की कि जितना मुमकिन हो सके 7.2 और 7.3 का जो रिप्रेजेंटेटिव सवाल थे वो हमने यहाँ पे आपके लिए रिवाइज कर दिए। अब आपने इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है, टेस्ट को बहुत एहतियात से और गौर से तैयार करना है। जो आपके पास मौजूद पेपर हैं उनको गौर से देखना है, और अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।